मैदा ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्कुट खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। प्रेजेंट्स खबरदार, को प्रेजेंटेड बाय माचो, बड़े आराम से, in association with Phenolics Fan, mind blowing, wind blowing. नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। यूपी में गोरखपुर, फूलपुर, बिहार में अररिया सीट लोकसभा उपचुनाव में करारी हार ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए, क्योंकि विपक्ष को अब वो फॉर्मूला मिल गया है जिसके सहारे वो 2019 में नरेंद्र मोदी की राजनीति को ध्वस्त करने के बारे में सोच रहा है। विपक्ष का हर नेता यह कह रहा है कि अब सभी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए, और ये नेता मान रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हार से कोई नहीं बचा सकता। अब बीजेपी के नेता भले ही उपचुनाव के नतीजों को ऊपरी मन से समीकरणों का खेल बता रहे हैं, लेकिन यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खतरे की घंटी है, क्योंकि देश में कई बड़े राज्य हैं जहां पर गठबंधन की राजनीति हावी है, और इन राज्यों में अगर विपक्ष के समीकरण फिट हो गए तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। सबसे पहले हम इन्हीं राज्यों के बारे में आपको बताते हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें, यहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस मिल जाएं तो चुनौती होगी। बिहार 40 लोकसभा सीटें, यहां आरजेडी और कांग्रेस के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी मिलकर महागठबंधन की चुनौती होगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन, और बीजेपी से नाराज शिवसेना से बड़ी चुनौती होगी। पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटें, यहां टीएमसी और कांग्रेस साथ आ जाएं तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चे की ताकत बढ़ाई जा सकती है। आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा सीटें, यहां टीडीपी या फिर वाईएसआर कांग्रेस के साथ कांग्रेस तालमेल करे तो चुनौती होगी, क्योंकि टीडीपी अभी एनडीए का हिस्सा है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें, यहां डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। यहां पर अगर यह गठबंधन जीते तो फिर सहयोगी दल के नाते एआईएडीएमके के कमजोर होने पर एनडीए कमजोर होगा। कर्नाटक 28 लोकसभा सीटें, अगर यहां कांग्रेस के साथ जनता दल सेक्युलर आ जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। असम में 14 लोकसभा सीटें, यहां कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ मिल जाएं तो चुनौती होगी। ये कुल मिलाकर लोकसभा की 316 सीटें हैं जहां पर गठबंधन की राजनीति हावी रहेगी, और जिससे बीजेपी और उसके एनडीए को विपक्ष की एकता होने पर बड़ी चुनौती मिल सकती है। इसीलिए विपक्ष 2 सीटों की जीत में भी खुश है, क्योंकि यूपी जैसे फॉर्मूले से वो नरेंद्र मोदी को कम से कम 316 सीटों पर फंसा सकता है। फूलपुर लोकसभा से कमल मुरझा गया। देखो फूलपुर की जनता ने कैसे, वहां फूल मुरझा गया एकदम। वहां की जनता का हम धन्यवाद देते हैं। घमंड और न जाने कैसी भाषा का इस्तेमाल होता था, कम से कम जनता ने जो निर्णय लिया है, रास्ता सुधर जाएगा और भाषा कम से कम बदल जाएगी। फूलपुर और गोरखपुर की जीत से विपक्ष की उम्मीदों को अचानक वो पावर इंजन जरूर मिल गए हैं जिनके सहारे उन्होंने 2019 की रेस में नरेंद्र मोदी से आगे निकलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं अगर अखिलेश यादव को लगता है कि वो मायावती के जोर पर यूपी में मिलकर नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे। बाकी जगह कांग्रेस काम संभाल लेगी, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, असम जैसे गठबंधन वाले राज्य भी हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस को लगता है कि वो नीतीश और मोदी की जोड़ी को ध्वस्त कर देंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ मिलकर कांग्रेस नए सिरे से मतभेद बुलाकर टीम मोदी को घेरने की तैयारी में है। असम जैसे राज्य में कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन करने का मन बना रही है। बंगाल में अगर ममता बनर्जी से बात बन गई तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताकत बढ़ जाएगी। यानी विपक्ष को लगता है कि अगर वो एकजुट हो जाए तो वो 2019 में मोदी को रोक लेंगे। शुरुआत यूपी में 2 सीटों पर अखिलेश मायावती के चुनावी फॉर्मूले के सफल टेस्ट से हो चुकी है। ये जीत देश में परिवर्तन का संकेत देने वाली है, और आगे जब भी चुनाव होंगे तो स्थितियां बदलेंगी।
इसकी तरफ संकेत करती है। 2019 में क्या सपा और बसपा का ऐसे ही संबंध चलता रहेगा, ये गठबंधन जारी रहेगा? ये अखिलेश जी और बहन मायावती जी ही तय करेंगी और वही बता सकेंगी, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। भले ही अभी गठबंधन पक्का नहीं हुआ, लेकिन रास्ता निकला है। कांग्रेस यूपी में अखिलेश से 1 साल पुरानी दोस्ती तोड़कर भले ही अलग चुनाव लड़ी, लेकिन अखिलेश यादव ने रास्ते खुले रखे हैं। कांग्रेस से जैसे हमारे संबंध हैं अच्छे, वो बने रहेंगे। और क्योंकि नौजवान वो भी हैं, हम भी हैं, तो हम लोगों को बहुत मिलकर के देश के तमाम समस्याओं का रास्ता निकालना है। लोग पुरानी बातें याद दिला रहे थे, लेकिन कभी कभी कुछ पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं। और हमारा, आपका और समाजवादियों का कभी किसी के प्रति व्यवहार खराब नहीं रहा होगा। यही कारण है कि आज हम लोगों के संबंध सबसे अच्छे हैं। उधर दोनों सीटों पर जमानत जब्त करवाने वाली कांग्रेस को भी हकीकत समझ में आ चुकी है। कम से कम यूपी में तो कांग्रेस के लिए बिना अखिलेश या मायावती से दोस्ती किए रास्ता मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फूलपुर और गोरखपुर की जनता ने एक बहुत ही निर्णायक फैसला लिया है, और ये फैसला जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अहंकार को लेकर है कि उस अहंकार के खिलाफ जो है ये जनादेश मिला है। वोटर चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश के अंदर सब लोग इकट्ठे होकर बीजेपी को हराने का काम करें। लेकिन मायावती ने अब तक कांग्रेस के बारे में कुछ बोला नहीं है, ना ही वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने या ना होने की सीधी बात कर रही है। इसके बावजूद इशारे साफ हैं। नतीजों के बाद मायावती का गुस्सा भी बीजेपी पर फूटा है। बीजेपी पर कल जो नतीजा आया है, बीजेपी की नींद उड़ी। वैसे तो 19 में होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कल जो रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में और 2 लोकसभा की 2 सीटों को बीजेपी हार गई है, इससे ऐसा लगता है कि कहीं हम आगे हमारी हालत और ज्यादा ना खराब हो जाए, तो इसलिए हो सकता है बड़ी बात यूपी में विपक्ष के फॉर्मूले की है, क्योंकि ये बीजेपी का गोल्डन स्टेट रहा है, जहां से पिछली बार उसने 80 में से 71 सीटें जीती थी। 2 सीटें उसके सहयोगी ने जीती थी। लेकिन क्या ये फॉर्मूला यूपी से आगे बढ़कर पूरे देश में विपक्ष चला पाएगा? इसने तो दिखा दिया है कि गठबंधन से ही ये स्थिति बदल सकती है, और अखिलेश और मायावती ने यह साबित कर दिया है। मैं नहीं समझता मोदी को रोकने की बात है या क्या, मगर मैं समझता हूं कि सब ये सोच रहे हैं कि अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो गठबंधन के बगैर नहीं होगा। क्या राहुल की लीडरशिप एक्सेप्ट करने को तैयार है ये महागठबंधन? क्योंकि तो नहीं जानता किसकी लीडरशिप में करेंगे, मगर गठबंधन जरूर होगा। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है अगर सब लोग इकट्ठे होकर लड़ें और भारत को मुश्किलों से निकालें, किसानों के लिए बेहतर करें जो पढ़े लिखे और दूसरे जो बेकार हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर विपक्ष एकजुट भी हो जाता है तो क्या ये नरेंद्र मोदी को 2019 में रोकने में कामयाब रहेगा, जिसके लिए यूपी से पहली बार विपक्ष की उम्मीदें खिली हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि 2018 में जो उपचुनाव ये हुए हैं उसकी हार 2019 के लिए एक ट्रेलर है। मुझे लगता है कि खुशफहमी होनी चाहिए। कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उसमें अगर कोई जीतता है तो उसको खुश होना चाहिए, उसको खुशफहमी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो खुशफहमी गलतफहमी में बदल जाती है तो उसका नुकसान होता है। इसलिए 2 जो बाई इलेक्शन हुए हैं उस बाई इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर जीती है, उनको बधाई, उनका स्वागत है। लेकिन एक बात और समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार हम राज्यों में सरकार बनाया है। हमने राज्यों में हमने प्रचंड बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, जीती है, और ये हो पाया है केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है उसके लिए। बीजेपी हो या उसके सहयोगी दल, उनका अब भी मानना है कि 1-2 सीटों से विपक्ष को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। 2019 में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का फिर दम निकल जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि 19 के अंदर भी इसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देख सकते हैं, सबको अधिकार होता है। 19 का चुनाव अभी आने वाला है और जब चुनाव में वो सामने आएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। मेरे लिए चुनौती बुआ और बउआ नहीं है। जो
मीडिया में मैं देख रहा था कि 2019 में क्या होगा, ये 2019 में वही होगा जो 2014 में हुआ है। भले ही विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी से लड़ना इतना आसान ना हो, लेकिन लोकसभा के लिए लगातार उपचुनाव में हार, फिर चाहे वो बंगाल हो या राजस्थान और चाहे अब यूपी हो, टीम मोदी के लिए 2019 की बड़ी टेंशन जरूर हो चुकी है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी इन खतरों को समझ नहीं रहे हैं। हमको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीजेपी हाईकमान ने नई चुनौतियों के खिलाफ काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें सहयोगी दलों के साथ ज्यादा तालमेल और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकातें बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया गया है। बीजेपी अब अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ ज्यादा से ज्यादा बैठक करेगी, सरकार की योजनाओं में सहयोगी दलों के सुझावों को ज्यादा तरजीह देगी, उन साथियों से भी बात करेगी जो बीजेपी से नाराज होकर चले गए। जातिगत आधार वाले दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी बीजेपी में लाने की कोशिश होगी। सांसदों और पार्टी के नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। सांसदों और विधायकों की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने की बात कही गई है। महीने में 2 दिन सभी केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकारों के मंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बीजेपी उन 120 सीटों पर फोकस करेगी जहां बीजेपी अब तक कभी नहीं जीती। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि यूपी में जिस फॉर्मूले से नरेंद्र मोदी को फंसाने की बात कही जा रही है, क्या वो फॉर्मूला वाकई हिट है? क्या वाकई अखिलेश और मायावती के गठबंधन से नरेंद्र मोदी के लिए टेंशन वाली बात है? 2 सीटें भले ही मायावती के जोर पर अखिलेश ने जीत ली हैं, लेकिन कम से कम आंकड़े उन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं जो थ्योरी बीजेपी बता रही है कि इन 2 सीटों पर वोट कम पड़े, बीजेपी के वोटर कम निकले, जिस पर बीजेपी से लापरवाही हुई और नतीजा यह रहा कि ये दोनों सीटें बीजेपी ने गंवा दी, जिसमें से गोरखपुर की सीट तो उसका गढ़ रही है जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। लेकिन हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट में 2014 में 10,40,000 वोट पड़े थे, लेकिन इस बार 1,06,000 वोट कम पड़े। बीजेपी को 2014 में 5,39,000 वोट मिले थे, इस बार 1,05,000 वोट कम मिले। जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में सभी के वोट मिला दिए जाएं तो ये 2014 में 4,48,000 और 2018 में सिर्फ 27,000 वोट बढ़कर 4,75,000 वोट होते हैं, यानी ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसी तरह फूलपुर के आंकड़े भी हम आपको दिखाते हैं, जहां 2014 में 9,60,000 वोट पड़े थे, लेकिन इस बार 2,30,000 वोट कम पड़े। बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 2,20,000 वोट कम मिले, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के वोट जोड़ दिए जाएं तो ये 55,000 वोट ही ज्यादा हैं। यानी मायावती और अखिलेश का मोदी हटाओ फॉर्मूला पूरी तरह से हिट है। इस पर भी संदेह कम से कम इन आंकड़ों से होता है। जबकि ये उपचुनाव की बात है, आम चुनाव का माहौल अलग होता है। इसीलिए सवाल यह भी है कि क्या इन नतीजों के सही मायने निकालने पर विपक्ष कहीं जल्दबाजी तो नहीं दिखा रहा। लेकिन यह बात साफ है कि बीजेपी का वोटर उदासीन रहा है और इसका कारण वादे और वादों में डिलीवरी के बीच का फर्क हो सकता है। सवाल यह है कि अगर 2019 में नरेंद्र मोदी को हटाने में विपक्ष कामयाब हो भी जाता है तो फिर क्या गठबंधन की सरकारों का दौर लौटेगा? भारत में गठबंधन की सरकारों का क्या हाल रहा है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। एक बार फिर हम आपको इसका इतिहास बताते हैं। वो भी तब जबकि इससे पहले के 2 दौर में ऐसे राजनीतिक प्रयोग फ्लॉप होते देश ने देख लिए थे। इमरजेंसी के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार का हाल 1977 में सबने देखा। 2 साल 126 दिन मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रह पाए, 5 महीने चरण सिंह प्रधानमंत्री रह पाए। 3 साल भी सरकार नहीं चल पाई और देश के 2 प्रधानमंत्री बदल गए। 10 साल बाद फिर वही कहानी दोहराई गई जब 1989 में नेशनल फ्रंट की गैर कांग्रेसी सरकार बनी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने, लेकिन 11 महीने भी सरकार नहीं चल पाई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, वो भी 7 महीने ही रह पाए। कांग्रेस ने समर्थन खींच लिया, सरकार गिर गई। संसदीय लोकतंत्र में नंबर ही सब कुछ होता है, नंबर ही चलता है। इसीलिए गठबंधन सरकारें 1996 के चुनाव के बाद फिर मजबूरी बन गई। 1996 में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन ये जीत बहुमत के नंबर के हिसाब से बहुत पीछे रही। मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और कल मेरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। राष्ट्रपति महोदय ने 31 मई तक
मुझे अपना बहुमत प्रमाणित करने का अवसर दिया है। बीजेपी सबसे ज्यादा 160 सीटें जीतकर भी विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। गठबंधन सरकार का प्रयोग यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर हुआ, जिसमें 13 दल जुटे, जिनके कुल मिलाकर 111 सीटें थीं। 136 सीटों वाली कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट किया। जनता दल के नेता HD देवेगौड़ा को यूनाइटेड फ्रंट ने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना। हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलके आए हैं और अपना दावा पेश कर दिया है और सभी लीडर्स से दावा पेश कर दिया है और देवेगौड़ा हमारे लीडर हैं। कौन? देवेगौड़ा उनको बीजेपी को समर्थन नहीं कर सकते या बीजेपी द्वारा जो भी समर्थन होगा दल उसको नहीं करेंगे और सेक्युलर फोर्सेस जो गवर्नमेंट बने उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो सिर्फ 11 महीने ही चल पाए। कांग्रेस और देवेगौड़ा सरकार में खटपट शुरू हो गई। देवेगौड़ा को बदलने और नए नेता चुनने के लिए कांग्रेस की तरफ दबाव आने लगा। जो कांग्रेस ने समर्थन विड्रॉ किया ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं कह चुका हूँ। यूनाइटेड फ्रंट पूरी तरह से एक है देवेगौड़ा के नेतृत्व में। आखिर देवेगौड़ा सरकार गिर गई। कांग्रेस के साथ नया समझौता हुआ। मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के बीच संभावित रेस के बीच इंद्र कुमार गुजराल का नाम निकला। वो कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो भी 11 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। कांग्रेस ने फिर समर्थन वापस ले लिया। 3 साल के अंदर 3 सरकारें गिर गई, 3 प्रधानमंत्री बदल गए। 1998 के चुनाव में फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। छोटे बड़े दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन ये 13 महीने ही चल पाई, जब जयललिता के समर्थन खींच लेने से 1 वोट के अंतर से सरकार गिर गई। 1 साल के अंदर देश को दूसरे चुनाव का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद 1999 में बीजेपी की अगुवाई वाली 22 पार्टियों के गठबंधन NDA ने 5 साल और 2004 में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन UPA ने 10 साल सरकार चलाई। लेकिन गठबंधन सरकारों की कैसी मजबूरियां दिखती रही हैं, ये पूरा देश जानता है। आज तक ब्यूरो। बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सरफराज आलम की जीत के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देश विरोधी नारे लगाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो RJD प्रत्याशी की जीत के बाद निकले जुलूस का है, जिसमें 2 बच्चे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस मामले में अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था यह वीडियो, जिसमें भारत के टुकड़ों के नारे लगे और साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा था कि यह वीडियो सही है या फिर नहीं है, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियो सामने आते हैं। क्या इसमें किसी तरीके से बाद में इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है? लेकिन फिलहाल खबर यह आ रही है कि सरफराज आलम की जीत के बाद जो जश्न मन रहा था, उसका जो वीडियो है, उसके आधार पर अब मामला दर्ज हुआ है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बताएं। जी देखिए, सुबह से जो ये वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और भारत तेरे टुकड़े हो गए कह रहे थे, इस वीडियो की सत्यता को अब पूरी तरीके से परख लिया गया है और अररिया पुलिस ने पुष्टि की है कि इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो सरफराज आलम, जो कि RJD के नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्हीं के गांव के रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के घर के आसपास के रहने वाले लोग हैं। इस बात की पुष्टि हो गई है और इस आधार पर अब वहां के अररिया के थाना अध्यक्ष दीपांकर ज्ञान ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है अपनी तरफ से और अब इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। FIR में उन लोगों की पहचान करने के लिए हटाया गया है जो इस वीडियो में दिख रहे हैं और बहुत जल्द इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और खासकर जो लोग इस वीडियो को वायरल भी कर रहे थे, एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये मामला साफ हो गया है
ये जो लोग दिख रहे हैं पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले, ये सरफराज आलम के ही लोग हैं। बहुत धन्यवाद रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। राजनीतिक विरोध का ये कैसा नशा होता है जहां पर आप देश विरोध की सीमा ही लांघ जाते हैं। हम आपको इस वीडियो को एक बार, हम गिरिराज सिंह ने जो इस मामले में कहा है वो आपको सुनाते हैं। अररिया केवल सीमावर्ती जिला नहीं है, केवल बंगाल और नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है। एक कट्टरपंथी विचारधारा को उन्होंने जन्म दिया है जो केवल बिहार के लिए खतरा नहीं होगा बल्कि आने वाले दिनों में देश के लिए खतरा होगा। वो आतंकवादियों का गढ़ बनेगा। हालांकि गिरिराज सिंह के इस बयान पर भी हमने सवाल उठाए थे और कहा था कि क्या ऐसे विभाजित करने वाले बयान देने चाहिए, लेकिन अब जो वीडियो देख रहे हैं सामने उसके बाद तो वो लोग खुद ही इस बात को सही साबित कर रहे हैं। बहरहाल खबरदार में अब हम ब्रिटेन और रूस के बीच उस जासूसी कांड का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से ब्रिटेन और रूस लड़ पड़े हैं और इतनी बुरी तरह लड़ पड़े हैं कि ब्रिटेन ने रूस के 23 राजनयिकों को एक हफ्ते के अंदर अंदर ब्रिटेन से निकल जाने का फरमान सुना दिया है। इस जासूसी कांड से ब्रिटेन इतनी बुरी तरह बौखलाया हुआ है कि हो सकता है कि वो इस बार रूस में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा भी न ले। हम जब ब्रिटेन और रूस के रिश्तों में जहर घोलने वाले इस जासूसी कांड की परत दर परत खोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देख रहे हैं। Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats who have been identified as undeclared intelligence officers. They have just 1 week to leave. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने 23 रूसी राजनयिकों को एक हफ्ते के अंदर ब्रिटेन से दफा हो जाने का फरमान सुनाया है। लेकिन आखिर थेरेसा मे ने ऐसा क्यों किया? इसकी कहानी किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं है। ब्रिटेन का शहर सेलिसबरी, तारीख 4 मार्च 2018। एक पार्क के बेंच पर 2 लोग मरणासन हालत में मिले। एक का नाम सेर्गी स्क्रिपल और दूसरी यूलिया। दोनों बेहोश थे, शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। जो पुलिस अधिकारी सबसे पहले मौके पर पहुंचा वो भी बेहोश हो गया। पता चला कि बेहोश पड़े दोनों लोगों के ऊपर मिलिट्री ग्रेड का नर्व एजेंट इस्तेमाल हुआ था। ये बेहद अहम घटना है जिसकी जांच में पता चला है कि इसमें नर्व एजेंट का इस्तेमाल कर हत्या की कोशिश हुई है। इसमें 2 लोग बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और जिस पुलिस अधिकारी ने इन्हें सबसे पहले देखा वो भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इसी घटना के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने 23 रूसी राजनयिकों को रूस का जासूस बताकर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। इसकी 2 वजह हैं। पहली ये कि सेलिसबरी शहर के पार्क में बेहोश मिले सेर्गी स्क्रिपल रूस की खुफिया विभाग में जासूस रह चुके हैं और यूलिया उनकी बेटी है। और दूसरा ये कि दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक जिस नर्व एजेंट से सेर्गी और यूलिया पर हमला हुआ उसका रूस से गहरा रिश्ता है। ये ब्रिटिश पीएम ने बताया है। It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with ये साफ है कि मिस्टर स्क्रिपल और उनकी बेटी को खतरनाक नर्व एजेंट के जरिए मारा गया है जिसे रूस में डेवलप किया जाता है। इस नर्व एजेंट को नोविचिक के नाम से जाना जाता है। इस केमिकल नर्व एजेंट के बारे में जो पुख्ता जानकारी जुटाई गई है उसके मुताबिक रूस ने पहले भी इस तरह के नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया है और अभी भी ऐसा कर सकता है। and would still be capable of doing so. ब्रिटिश पीएम ने 23 रूसी राजनयिकों को ब्रिटेन से बुरिया बिस्तर समेट लेने का अल्टीमेटम देने से पहले रूस को सफाई देने के लिए डेडलाइन भी दी, लेकिन रूस कहता रहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। रूस इस मामले में निर्दोष है। रूस केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। वैसे रूस कुछ भी कहे लेकिन ब्रिटेन को उस पर भरोसा नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 2006 में भी रूस से भागे जासूस अलेक्जेंडर लिटिवेंको को ब्रिटेन में जहर दे दिया गया था। वो जासूस रूस और पुतिन के खिलाफ बोल रहा था, आरोप लगा रहा था कि रूस में विपक्षी नेताओं का कत्ल हो रहा है। तब ब्रिटेन ने उसे शरण दी थी, जहां उसको नर्व एजेंट पोलोनियम 210 देकर मार दिया गया था और आरोप रूस पर ही लगे थे। और इस बार भी पूर्व रूसी जासूस
सेरेगी स्क्रिपल और उनकी बेटी पर हुए नर्व एजेंट अटैक के पीछे सीधे तौर पर रूस की पुतिन सरकार पर आरोप लगा है। The UK government concluded that it was highly likely. हमारी जांच में ये लगभग साबित हुआ है कि सर्गेई और जूलिया स्क्रिपल के खिलाफ जो हुआ उसके पीछे रूस का हाथ है। इसमें या तो रूस ने हमारे खिलाफ सीधी कार्रवाई की है या फिर रूसी सरकार का अपने एजेंट पर से कंट्रोल समाप्त हो गया और किसी और के हाथ में चला गया है। Of a military grade nerve agent and allowed it to get into the hands of others. ब्रिटेन के 23 रूसी राजदूतों को निष्कासित करने के बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के इमरजेंसी सेशन में अमेरिका की दूत निकी हेली ने इसके लिए रूस को ही जिम्मेदार माना है। ब्रिटेन में 2 लोगों को जहर देकर मारने के पीछे अमेरिका रूस को जिम्मेदार मानता है। अगर हमने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए तो सेल्सबरी आखिरी जगह नहीं होगी जहां रासायनिक हमला किया गया। कल न्यूयॉर्क या फिर काउंसिल में बैठे किसी भी देश पर हमला हो सकता है। कुल मिलाकर पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर केमिकल नर्व एजेंट हमले के बाद ब्रिटेन और रूस के संबंध बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ब्रिटिश पीएम अपने देश से 23 रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने का फरमान सुना रही थी, तब पुतिन यूक्रेन से हथियाए गए क्रीमिया में कैंपेनिंग करने में मशगूल थे। ब्रिटेन और रूस के बीच जासूसी कांड के केंद्र में जो व्यक्ति है उसे रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी को डबल क्रॉस करने के आरोप में सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन फिर वो लंदन कैसे पहुंच गया, इसके जवाब में हम जो किस्सा अब आपको सुनाएंगे उस पर हॉलीवुड की किसी टॉप क्लास सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाई जा सकती है। रूसी जासूस सेर्गी को साल 1995 में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 ने डबल एजेंट बना लिया। सेर्गी ने रूस के करीब 300 जासूसों का नाम, पता और कोड नेम M16 को बेच दिया। सेर्गी ने M16 को रूसी खुफिया विभाग की फाइलों के करीब 20,000 टॉप सीक्रेट पन्ने दिए, जिनमें ब्रिटेन और यूरोप में फैले रूसी जासूसों का पता ठिकाना दर्ज था। इस सम के बदले सेर्गी को ब्रिटेन ने करीब 65 लाख रुपए दिए थे, जो स्पेन के एक बैंक खाते में डाले गए थे। साल 2004 में रूस ने अपने जासूस सेर्गी को डबल एजेंट होने के शक में गिरफ्तार कर लिया। मिलिट्री कोर्ट में चले मुकदमे में सेर्गी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। मिलिट्री कोर्ट ने सेर्गी को 13 साल की सजा सुनाई, लेकिन सेर्गी को यह सजा पूरी नहीं काटनी पड़ी, क्योंकि साल 2010 में ब्रिटेन ने रूस के 10 जासूसों को छोड़ने के एवज में 3 डबल एजेंट जासूसों को छोड़ने की डील की। इनमें सेर्गी शामिल थे। अब तो आप समझ गए होंगे कि ब्रिटेन अगर रूस पर पूर्व डबल एजेंट जासूस को नर्व एजेंट से मारने की कोशिश का आरोप लगा रहा है तो उसमें कितना दम है। इसीलिए रूस चाहे कितना भी मना करे, लेकिन ब्रिटेन उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। वैसे आपको ध्यान होगा कि पिछले साल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की मलेशिया में कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर खतरनाक नर्व एजेंट से हत्या कर दी थी, जिसमें किम जोंग उन का हाथ होने की बात सामने आई थी। अब ब्रिटेन में रूस के पूर्व डबल एजेंट की हत्या की कोशिश भी नर्व एजेंट से करने की कोशिश हुई है और इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन का हाथ होने की बात सामने आ रही है। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब पुतिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं। साल 2006 में लंदन में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के पूर्व जासूस और पुतिन के आलोचक अलेक्जेंडर लित्विनेंको को चाय में जहरीला केमिकल पोलोनियम 210 मिलाकर मार दिया गया था। आरोप लगते हैं कि यह हत्या खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कहने पर हुई थी। नवंबर 2012 में लंदन के एक घर में रूसी नागरिक अलेक्जेंडर मृत पाए गए। उन्होंने रूसी मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन करने वाले एक स्विस जांच में मदद की थी, जिसके बाद उन्हें रूस से भागना पड़ा। उनकी हत्या में भी रूस का हाथ होने की बात सामने आई थी। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति के चेहरे पर 2004 में उस समय जहरीला पदार्थ फेंका गया जब वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक रैली में थे। रूस विरोधी विचारों के लिए सुर्खियों में रहने वाले विक्टर पर इस हमले में भी रूसी साजिश की थ्योरी सामने आई थी। रूस के विपक्षी कार्यकर्ता व्लादिमीर कारा का दावा है कि उन्हें 2015 से 2017 के बीच कई बार जहर देने की कोशिश हुई और ऐसा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर किया गया। ऐसी ही घटनाओं की वजह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने खिलाफ विरोध की आवाज को दबाने की बजाय उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने में विश्वास रखते हैं। इस मामले में पुतिन को नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उनका बड़ा भाई कहा जा सकता है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खबरदार अपडेट। रहिए खबरदार।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।